हम्म। तो कल हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर आराम से फोर्स फिर से समझा दोगे ये या ये ये मैं वाला समझा। जो आपका और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है दैट इज बेसिकली इन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर। नहीं, वो तो समझ आ गया। हाँ। इसके बाद वाला फर्मी वाला। कौन सा वाला? फर्मी। ओके ओके, फर्मी वाला। तो फर्मी क्या होता है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इफेक्टिव है आपका 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 होता है आपका न्यूक्लियर का साइज। बहुत छोटा सा होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, और 10⁻⁻15 को हम बोलते हैं बेटा 1 फर्मी। अच्छा। ठीक है, बेसिकली आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर का होता है, बट डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस कितना है। अगर मैंने बोला कि भाई न्यूक्लियॉन जो भी है उनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियॉन आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया? इफेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो भी, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई इनके बीच का डिस्टेंस, चलो कुछ भी ले लो, डी ले लो, मैंने डी ले लिया। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस 0.5 फर्मी से लेस देन है, बेसिकली ये अट्रैक्टिव है। बेसिकली ये क्या है? अट्रैक्टिव है। हाँ। बेसिकली ये अट्रैक्टिव, लेकिन अगर आपका डिस्टेंस 0.5 फर्मी से लेस देन है तो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव नेचर को फॉलो करता है, दैट इज एक्ट एज द रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा, आपका अगर डिस्टेंस, डिस्टेंस 0.5 फर्मी से कम की है। हाँ कम है तो, लेकिन अगर मेरा डिस्टेंस 0.5 फर्मी से ज्यादा है तो आपका ये अट्रैक्टिव फोर्स की तरह बिहेव प्रैक्टिस। करता है। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? 1 फर्मी से, 1 फर्मी तक। ठीक है, आपका डिस्टेंस। हम्म। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। सारे फंडामेंटल जितने भी आपके 4 फंडामेंटल फोर्स है उसमें ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के अंदर मतलब न्यूक्लियॉन पे। न्यूक्लियन कौन कौन हो गए आपके? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है। अंदर। हम्म। तीसरा मैंने बताया था कि ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स है, ज्यादा डिस्टेंस तक इफेक्टिव नहीं होता है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है 1 फर्मी तक होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका नॉन सेंट्रल फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। दिस इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन सेंट्रल आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रल मैंने आपको बताया था कि भाई चलो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेंटर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो तो यूर फोर्स केवल इस लाइन पे ही एक्ट करेगा। ओके, द दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन द सेंटर लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, बट ये फोर्स कहीं पे भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेंटर पे, सेंटर में कहीं भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, एक और पॉइंट होता है कि भाई कभी कभी आ जाता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है कितने टाइम्स, हाउ मच टाइम्स इट इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली। वो वी वाला ऑब्जर्व। 3 10 raised to the power 36 नहीं नहीं, बताया। जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो आपका वो था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला था। अच्छा, ये हाँ। ये मैं न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। की बात कर रहा हूँ। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻38 टाइम्स stronger than gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, 10⁻38। ग्रेविटेशन आपका वीकेस्ट फोर्स होता है और जो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस है दैट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ओके, मामा, कम तो टू द, ग्रेविटी वो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
2 टाइम्स का डिफरेंस है, 10⁻² टाइम्स का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी मैं बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ओके, इट इज 10⁻² टाइम्स stronger than the electromagnetic force. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। कभी कभी आ जाता है कि भाई ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये कहाँ पे लगता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इट इज अप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियॉन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस पे एप्लीकेबल होता है, केवल न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन्स। हाँ, दैट इज द न्यूक्लियॉन। अब चलते हैं तीसरी, लास्ट लास्ट फंडामेंटल फोर्स, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, इसको समझाने से पहले, कोई भी एटम है हमेशा वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होने के लिए हो सकता है कि कुछ एनर्जी को रिलीज करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, दिस इज योर स्प्रिंग, ओके, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग पे अभी मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट। हम्म, तो ये स्प्रिंग का क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है, आई एम नॉट अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये इसका क्या है, स्टेबल पोजीशन है। अभी मैं क्या एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, दैट इज योर स्टेबल पोजीशन। कोई भी चीज है हमेशा स्टेबल पोजीशन पे आना चाहती है, कोई भी चीज, जस्ट रिमेम्बर। अब देखो मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, ठीक है। आई एम जस्ट पुलिंग द स्प्रिंग, ओके। तो व्हेन आई एम पुलिंग द स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग विल एलोंगिनेट। एलोंगिनेट का मतलब है उसका लेंथ बढ़ेगा। जब आप इसको खींचोगे तो स्प्रिंग का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्प्रिंग विल एलोंगिनेट। नाउ जस्ट टेल मी, if I remove the force, if I remove the force, what will happen? If I remove the force, what will happen? वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली या, जाएगी। तो बेसिकली जब आप उसको खींच रहे हो, दिस इज योर वर्ड अनस्टेबल पोजीशन। वेदर यू आर पुलिंग, वेदर यू आर पुशिंग, चाहे आप उसको कंप्रेस कर रहे हो चाहे आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, दैट इज योर अनस्टेबल पोजीशन। व्हेन यू रिमूव द फोर्स, द स्प्रिंग रिगेन्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब अपनी स्टेबल पोजीशन पे वापिस आ गई है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी होता है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कोई भी एटम्स और न्यूक्लियस की बात, ठीक है। कि अगर मैंने कोई एक एटम लिया, कोई भी एक एटम है, ओके, और ये एटम क्या है बेटा, अनस्टेबल है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि कोई भी अनस्टेबल चीज है हमेशा स्टेबल होना चाहती है, तो ये एटम आपका अनस्टेबल है। तो अगर इस एटम को क्या करना है, स्टेबल करना है, तो हो सकता है कि यहाँ से वो कुछ एनर्जी इमिट करे और कुछ पार्टिकल को एमिट करे। मामला तो अगर अनस्टेबल से स्टेबल बनना होता है तो जरूरी है कि वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने दे, या फिर गेन भी कर सकते हैं स्टेबल होने के लिए। स्टेबल का मतलब ये होता है बेटा, जैसे कोई भी चीज है, अगर मैं एक्चुअली ये आपका माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये हुआ कि जिसको आप देख नहीं सकते। बेसिकली एक फिनोमिना होता है रेडियो एक्टिविटी डिके। डिके का मतलब बाहर निकलना, मतलब इमिट करना। तो कोई भी चीज अगर अनस्टेबल है तो उससे क्या करेगा, कोई भी चीज बाहर निकलेगा, कुछ भी निकल सकता है, कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, कुछ पार्टिकल निकलेंगे, और वो न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं हाँ। बात कर रहा हूँ, ये एटम क्या है आपका, अनस्टेबल है, ठीक है। तो
ये एटम स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये कुछ एनर्जी इमिट करेगा, या हो सकता है कि कुछ पार्टिकल को इमिट करे। पार्टिकल आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन आपका एक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो ये चीजें अप्लीकेबल होती हैं आपकी इस वीक न्यूक्लियर फोर्स में। अब देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे एक होता है आपका रेडियो एक्टिविटी डिके। ये बेसिकली हम ट्वेल्थ के चैप्टर होता है न्यूक्लियाई, वहां पे हम पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी अनस्टेबल, मैं न्यूक्लियर न्यूक्लियस की बात करता हूँ, तो कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो स्टेबल होने के लिए कुछ एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन, और कुछ पार्टिकल को इमिट करेगा। तो रेडियो एक्टिविटी डिके का मतलब ये होता है कि जो भी आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो भी आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इट विल इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और ऑल्सो इमिट द पार्टिकल। पार्टिकल भी इमिट कर सकता है, इमिट द पार्टिकल in order to get the stability, to get the stability, ठीक है, स्टेबिलिटी। डिके का मतलब वही होता है, इमिट करना। मतलब ये आपका एक न्यूक्लियाई है, ये अनस्टेबल है, तो इसने क्या किया, स्टेबल करने के लिए यहाँ से मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, कुछ एनर्जी बाहर निकली, कुछ पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल गए, और आपका जो भी न्यूक्लियस है वो किस में आ गया, स्टेबल में आ गया। वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, तो रेडिएशन होता क्या है, व्हाट इज द रेडिएशन। आपने पढ़ा होगा ना, आई थिंक ट्वेल्थ में, एट्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज द रेडिएशन बेटा। रेडिएशन में पढ़ा। पढ़ा है आपने। कौन सा चैप्टर का है? चैप्टर नहीं, जो भी आपको पता है रेडिएशन होता क्या, बताओ। कहीं आपने, होता क्या रेडिएट है? करती है तो क्या रेडिएट एनर्जी, करती है, तो मतलब क्या, एनर्जी। रेडिएट का मतलब हुआ क्या, रेडिएशन। जब जैसे सन की लाइट रेडिएट करती है। वो तो मुझे पता है, रेडिएट, रेडिएशन का मतलब हुआ क्या। जैसे कोई चीज आना, या फिर अ, ऐसे, देखो, जैसे सनरेज रेडिएट करती हैं। आपके घर में बल्ब है, ठीक है। जब बल्ब आप ऑन हम्म। करते हो, तो क्या होता है, हर जगह में वो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है ना। हाँ। मतलब इफ आई आस्क यू कि दिस इज योर बल्ब, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो CFL हो, कुछ भी हो। तो सपोज मैं एक बल्ब ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज योर बल्ब, ओके। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ओके, सो दिस बल्ब विल emit the energy in the every direction. It emit the energy in the every direction. Can I say, can I say it is radiation? Can I say it is radiation? हाँ। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, द एनर्जी इज इमीडिएट फ्रॉम ए सोर्स। एनर्जी कहाँ से निकल रही है, सोर्स से निकल रही है, ओके। और वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है लाइट की स्पीड से। लाइट ऑफ। लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁻ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये, दिस इज योर सन, ये आपका सन है, ठीक है, दिस इज योर सन। ये आपका जैसे सन है, ओके। तो सन से जो भी रेज अर्थ तक आ रही हैं, रेज मतलब जो भी एनर्जी इमिट हो रही है सन से, और जो भी रेज आपकी अर्थ पे आ रही है, दिस इज योर अर्थ,
तो ये जो एनर्जी आपको दिख रही है, जो रेज दिख रही है, दैट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ रहे हो? तो रेडिएशन का मतलब क्या है? द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स। यहाँ पे मेरा सोर्स क्या है? आपका सन। यहाँ पे सोर्स क्या है? सन। सन से रेज आ रही है। रेज मतलब एनर्जी इमिट हो रही है। रेज का मतलब एनर्जी क्या हो रही है? इमिट हो रही है। किससे? सन से। और ये जो एनर्जी है वो ट्रेवल कर रही है लाइट की स्पीड से। लाइट का स्पीड कितना हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं कह सकता हूँ कि सन से जो रेज अर्थ तक आ रही है, ये भी आपका क्या है? एक रेडिएशन है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? एक रेडिएशन है। ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिविटी डिके का मतलब यही हुआ बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कोई भी एटम्स है, अनस्टेबल है। तो अगर उस एटम को क्या होना है? स्टेबल होना है। तो इट विल एमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। मेरी बात समझ रहे हो? कि कोई भी अगर अनस्टेबल एटम है, सपोज दिस इज योर अनस्टेबल एटम। एटम मतलब वही एटम के अंदर जो भी आपका न्यूक्लियस है, अगर इसको क्या होना है? स्टेबल होना है, तो इट विल emit the energy, it will release the energy in the form of radiation, in the form of radiation। ठीक है, और हो सकता है एनर्जी तो रिलीज होगी होगी, हो सकता है कि इससे कुछ पार्टिकल भी एमिट हो जाए। कोई भी पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एनी अदर पार्टिकल, वो भी एग्जिस्ट करता है। एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट जो भी आपका चैप्टर आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? बिकॉज ये जो कंसेप्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो मुझे बताना है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया बेटा? एक छोटा सा एटम लिया, कार्बन। ठीक है, ये क्या है बेटा? अनस्टेबल है। ये जो न्यूक्लियस है मेरा, ये मेरा अनस्टेबल है। तो इसने क्या किया, यहां से कुछ पार्टिकल को एमिट किया, यहां से इसने हाँ। कुछ पार्टिकल को एमिट किया, कुछ एनर्जी को रिलीज किया। तो यहाँ पे देखा गया कि भाई चलो, इसने कुछ, ये बन गया नाइट्रोजन। यहाँ पे इसने हम्म। एक इलेक्ट्रॉन को एमिट किया। उसके बाद उसने एक दूसरा पार्टिकल है, उसको भी एमिट किया, मतलब एंटी न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है। हम्म। ठीक है, इसको क्या किया? उसने एमिट किया, प्लस उसने यहाँ पे कुछ एनर्जी भी एमिट किया इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो भी आपके ये एलिमेंटल पार्टिकल है, एलिमेंट्री एलिमेंट्री पार्टिकल, पार्टिकल मतलब? एलिमेंट्री मतलब बेसिक, बेसिक मतलब फंडामेंटल पार्टिकल आप कह सकते हो। फंडामेंटल का मतलब, अगर आपको किसी चीज पे रिसर्च करना है, तो आपको इन फंडामेंटल पार्टिकल को यूज करना पड़ेगा। लाइक योर मास, मास क्या आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल मतलब बेसिक, बेसिक। ठीक है, तो दीज आर व्हाट योर एलिमेंटल पार्टिकल। अब देखो, जब एलिमेंट। आपका रेडियो एक्टिविटी डिके हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी डिके होता है आपका न्यूक्लियर प्रोसेस। तो इन द न्यूक्लियर प्रोसेस मींस रेडियो एक्टिविटी डिके, जो भी पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, जो भी पार्टिकल हम्म। एमिट हो रहे हैं, यहाँ पे दो पार्टिकल आपके एमिट हुए, एक हुआ इलेक्ट्रॉन, एक हुआ एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो पार्टिकल जब एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, दैट विद द हेल्प ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम्म। मेरी बात समझ रहे हो? कि ड्यूरिंग द हाँ। रेडियो एक्टिविटी डिके, जो भी पार्टिकल आपके एमिट करेंगे, तो वो पार्टिकल वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो रहा है, ये न्यूक्लियस के बाहर हो रहा है। ये आपका एक न्यूक्लियस है। देखो हुआ क्या, कि ये आपका एक न्यूक्लियस था, और ये न्यूक्लियस क्या था? अनस्टेबल था। तो इस न्यूक्लियस को क्या होना है? स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? कुछ एनर्जी इमिट करेगा, और कुछ पार्टिकल को क्या करेगा? एमिट करेगा। तो यहां से जो भी पार्टिकल निकले, यहां से जो भी पार्टिकल निकले, तो वो जो पार्टिकल यहाँ पे मिलेंगे आपको, जो एमिट होंगे, वो इस वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे।
कैसे इंटरैक्ट एज एन इंटरैक्ट मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉन कि गेन फोर्स और ऑफ लूज अट्रैक्ट, करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। अट्रैक्शन का मतलब वही है ना कि फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरैक्शन। हम्म। जैसे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब उस अर्थ उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है। तो इंटरैक्ट क्या है कि फोर्स लगा रही है उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, आप ये कह सकते हो, सो द वीक न्यूक्लियर फोर्स थ्रू विच elementary particle are interacted to each other, interacted to each other, ठीक है, during the nuclear process, during the nuclear process, न्यूक्लियर प्रोसेस यही हो गया आपका, दैट इज रेडियो एक्टिविटी डिके। डिके का मतलब हो गया बेटा एक हिसाब से एमिट, आप कह सकते हो एमिट होना, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी आपको ये समझ में आ गया, रेडियो एक्टिविटी डीके क्या होता है कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो उसे स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और कुछ पार्टिकल को भी एमिट करेगा। तो उसमें जो भी आपके पार्टिकल एमिट होंगे वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरैक्ट होंगे। क्लियर है, ठीक है। जैसे एक आप बोलते हो, एक एग्जांपल होता है, जस्ट आई एम गिविंग फॉर द क्लियर एक्सप्लेनेशन। अब जैसे एक होता है, आप बोलते हो रेडियो एक्टिविटी बीटा माइनस डीके, ठीक है, ये एक नेम है रेडियो एक्टिविटी बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है कि जो भी मेरा न्यूक्लियस है वो स्टेबल होने के लिए दो पार्टिकल को एमिट करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। न्यूट्रियन। तो न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन में क्या डिफरेंस है? दोनों अलग अलग है ये बेटा, आपके एलिमेंट्री पार्टिकल है। देखो, न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो मतलब एक न्यूट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है, इनको हम एंटी पार्टिकल बोलते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस, तो इसका एंटी माइनस। पार्टिकल होता है आपका पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, दैट इज योर, मतलब इसका चार्ज क्या होगा आपका, पॉजिटिव, एंटी पॉजिटिव। पार्टिकल। एंटी पार्टिकल मतलब जो अपोजिट बिहेवियर फॉलो करेंगे, अच्छा। ठीक है। तो क्यों मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, बिकॉज वी विल डिस्कस इन द, जो भी आपका न्यूक्लियस जो चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस, केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका रेडियो एक्टिविटी बीटा माइनस डीके होता है, तो इसमें जो न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल है, जब वो स्टेबल होगा तो उससे आपके दो पार्टिकल बाहर निकलते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन, एक आपका न्यूट्रिनो। तो जब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो किस फोर्स के जरिए इंटरेक्ट करेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, अगेन जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स है, ज्यादा डिस्टेंस तक इफेक्टिव नहीं होता है। इट इज इफेक्टिव अप टू सेम 10 to the power -15 मीटर, जो भी आपका न्यूक्लियस का साइज होता है, ठीक है, वहीं तक आपका इफेक्टिव होता है, 10 to the power -15, ओके, 10 to the power -15। और जो भी आपका ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10 to the power 25 times stronger than gravitational force, stronger than gravitational force, ठीक है। फोर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। हाँ, ऑल फंडामेंटल फोर्स, हाँ, एक कभी कभी एक पॉइंट आ जाता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स किस पे एप्लीकेबल होता है, दैट इज एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री मतलब फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो गया,
प्रोटॉन आपका कितने तरह एलिमेंट्री के पार्टिकल। पार्टिकल्स होते हैं? एलिमेंट्री मतलब फंडामेंटल, मतलब बेसिक, किसी भी चीज को टोटल किसी में। कितना पार्टिकल्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं बेटा, एक आपका वो हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, बहुत सारे होते हैं। एक आपका होता है क्वार्क्स, होता है, बहुत सारे। ठीक है, तो जो भी आपके, इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है। हाँ, अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट अरेंज, अरेंज फंडामेंटल फोर्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता स्मॉलर टू लार्जर। है? स्मॉलर टू लार्जर। तो आपको क्या करना है, फंडामेंटल फोर्सेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब स्मॉलर से हायर की तरफ। ओके। तो सबसे स्मॉलर फोर्स आपका होता है ग्रेविटेशनल, मतलब वीकेस्ट फोर्स अमंग द फंडामेंटल, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से बिगर होता है वीक न्यूक्लियर एक फोर्स। न्यूक्लियर। वीक न्यूक्लियर फोर्स से बिगर होता है आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके। यहाँ पे मैं एक मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, देखो इसका मैग्नीट्यूड मैंने 1 लिया, इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिया 10⁻⁻², इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिया सपोज 10⁻⁻25, और इसका मैग्नीट्यूड ले लो, सॉरी एक मिनट, दिस इज योर 10⁻⁻13, एंड दिस इज 10⁻⁻13। दिस इज आई एम रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड। इससे आप बता सकते हो कि देखो इसका मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है, इसका मैंने लिया 10⁻⁻²। 10⁻⁻² कैसे लिखते हो आप? जीरो वन पॉइंट अपॉन जीरो टेन। वन अपॉन 100। 10⁻⁻33 कैसे लिखोगे आप? टेन टू दावर वन 13। अपॉन टेन। या इफ आई आस्क यू कि द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज हाउ मच टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू टाइम्स 10 raised to the power 2 times। हाँ, 10⁻² टाइम मीन्स 100 टाइम्स, मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और in other language, can I say the electromagnetic force is 100 times weaker than the strong nuclear force? ठीक है। Now come to the another one. If I ask you कि strong nuclear force is how much times stronger than the weak nuclear force? बताओ। 10 raised to the power 25। I am talking about that one. Strong nuclear force and weak. This is 1, this is 10 to the power minus. So definitely strong nuclear force is stronger than the how much time? 10 to the power 13। 13 कैसे? देखो बेटा, सिंपल तरीका है, देखो आपको क्या करना है। देखो ये आपका, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻² पर जाके क्या हो जाएगा? 2। तो स्ट्रॉन्ग टू। न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? 10⁻² इंटू, मतलब ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। Multiply means increasing, means strong nuclear force is 100 times stronger than the electromagnet. Come to the second one. This is your strong nuclear force. This is your weak nuclear force.
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मैग्नीट्यूड क्या है 1, वीक न्यूक्लियर फोर्स का क्या है 10 to the पावर -13। तो 10 to the पावर -13 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 to the पावर 13। 13। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू 10 to the पावर 13 इंटू वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब 10 to the पावर 13 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 10 to the पावर 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द वीक न्यूक्लियर फोर्स, और यू कैन से द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10 to the पावर 13 टाइम्स वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें एक लास्ट चीज है जो मैं बताने वाला हूँ आपको, उसके बाद हम इसे खत्म कर देंगे इंट्रोडक्शन। देखो आपका जो फिजिक्स है ना बेटा, फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हाँ। आपका क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल का मतलब है जहां पे हम बड़े बड़े फिनोमिना के बारे में बात करेंगे, लाइक कार इज मूविंग, जो आपको दिख रहा है, यू कैन सी योर आईज, दैट इज योर मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मीन्स माइक्रोस्कोप। बिग, या मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, which can be seen with our bare eyes। या यू कैन से द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम क्लासिकल फिजिक्स को अप्लाई करेंगे। सेकेंड फिजिक्स होती है बेटा क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम का हाँ। मतलब है कि हम माइन्यूट लेवल पे बात करेंगे, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जिनको आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये होता है आपका माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। माइक्रो मतलब यू कैन नॉट सी, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। और यू कैन से जो भी आपके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यू कैन नॉट सी एटम्स, न्यूक्लियस, लाइक दैट, ओके। कभी कभी क्वांटम फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। हाँ। क्वांटम फिजिक्स बेसिकली होती क्या है? क्वांटम में मतलब छोटे लेवल पे हम बात करेंगे बेटा, मतलब मटेरियल के अंदर जो चीजें हैं, एटम जिनको आप देख नहीं सकते, उनको एनालाइज करना है, कैसे वर्क करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके कारण हाँ। करंट कैसे जनरेट होती है, लाइक दैट, अच्छा। ओके। अब क्लासिकल फिजिक्स में देखो बेटा क्या क्या आ सकता है जिनको आप देख सकते हो, लाइक मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, मतलब वी विल डील द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद कॉज एंड विदाउट कॉज। मैकेनिक्स में क्या हाँ। किया गया, द कार इज मूविंग, द मोशन ऑफ कार, you हाँ। are throwing a ball, the wheel is rotating like that, all this mechanics, okay। any other, जहां पे आप टेम्परेचर की बात करते हो, टेम्परेचर को आप फील कर सकते हो, प्रेशर, वॉल्यूम, तो दिस इज योर हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर आपका कैसे वर्क करता है, तो ये किस में आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में, हाँ। तीसरा, अगर मैं वाटर की बात करूंगा कि पाइप में वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, उसके बिहेवियर को मुझे जानना है, तो ये किस में आएगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ये भी किस में आता है आपका बेटा क्लासिकल फिजिक्स, ये भी आप देख सकते हो ना फ्लूइड, हाँ। तो ये किस में आएगा आपका दिस वन अगेन। आप मिरर यूज करते हो, लेंस यूज करते हो, मिरर यूज करते हो आप गाड़ियों में, घर पे यूज करते हो, ठीक है, तो वो किस में आ जाता है आपका रे ऑप्टिक्स में। किस में आ जाता है रे ऑप्टिक्स, जहां पे आप रेनॉल्ड्स। लेंस के बारे में बात करोगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, एवरीथिंग इन द रे ऑप्टिक्स, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सन से जो रेज आ रही है अर्थ तक, उसको आप कौन सी फिजिक्स में रखोगे, क्लासिकल और क्वांटम? जो सन से रेज आ रही है अर्थ तक, उसको मैं किस उसमें रखूंगा, क्लासिकल और क्वांटम? सेमी क्लासिकल। क्लासिकल पे रखोगे ना। सन से जो रेज आ रही हैं आप देख सकते हो ना, यू कैन सी द वेव्स, यू कैन सी द रेज कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ। बट लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक भी तो है वेव्स। माइक्रोस्कोपी बेटा, लेकिन जो रेज आ रही है, माइक्रोवेव कैसे माइक्रोस्कोपिक हो गई पता, आप देख सकते हो ना, फील कर सकते हो ना उसको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि भाई द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, किस में आएगा, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, क्लासिकल और क्वांटम? क्लासिकल। क्लासिकल, बिल्कुल आप देख सकते हो। द ऑल द प्लैनेट आर मूविंग अराउंड द सन, किस में आएगा, और क्लासिकल। दैट इज मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा आती हैं क्लासिकल में।
क्वांटम में क्या आएगा आपका, एटम्स के बारे में, एटम को आप देख नहीं सकते। दूसरा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस के बारे में। और एक और चीज आती है आपकी सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, तो ये भी आता है आपका क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इंट्रोडक्शन में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। तो मैंने जितना आपको बताया, ओके, तो इसको आपको थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, यूनिट, डायमेंशन एंड द मेजरमेंट। कौन सा है पहला चैप्टर? यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। अच्छा। ओके, तो चलो हम्म। ठीक है, बाय बाय। और जितना मैंने पढ़ाया बेटा रिवाइज करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको, तो आपको फटाफट आंसर आना चाहिए, जहां पे भी डाउट हो मुझे पूछ देना। ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, बाय। बाय।